इस नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ज़िया rebirth लेकर के आई है। कहानी की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। जब उसे आँख खुलता है, उसे होश आता है, तो वो खुद को ऑफिस में पाती है। वो सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि वो कैंसर से मर रही थी और उसके पास दवा तक के पैसे नहीं थे। हालांकि वो अच्छा कमाती थी। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि कम से कम दवा के लिए पैसे दे देने के लिए। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है, ओ कम ऑन, बीमार होने की नौटंकी मत करो। इस महीने तुमने मुझे अपने पूरे पैसे भेजे भी नहीं है जो तुम कमाती हो, और हम यहाँ भूखे मरेंगे क्या? जिया सोचती है कि कैसी माँ है, और वो उसी समय ऐसे अपना जान दे देती है। वो मर जाती है। रिपर्ट लेकर के आती है तो उसका मैनेजर आ जाता है उसका दिमाग खराब करने के लिए। 7 साल पहले उसने रिवर्स लिया था, जहाँ पर कि उसे याद आता है इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसे प्रमोशन मिलने वाला था। लेकिन उसके मॉम डैड ने आकर के ऑफिस में तमाशा कर दिया था, जिस वजह से इस मैनेजर को उसका प्रमोशन छीनने का बहाना मिल गया था। उसका मैनेजर एक्चुअल में बहुत ही बदमाश था और वो हमेशा जिया के काम का फायदा उठाया करता था, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं देता था। जब जिया को ये सारी बातें याद थी तो वो साफ तौर से यहाँ पर काम करने से मना कर देती है। वो उस मैनेजर को कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, इसे तुम्हें करने के लिए दिया गया है और तुम्हें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसका मैनेजर जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज़बान लड़ाने की? लगता है कि तुम्हें इस ऑफिस में काम नहीं करना है। जिया कहती है, तुम मुझसे सिर्फ हाफ पोस्ट ऊपर हो, तो मुझ पर ऑर्डर देने का कोशिश मत करना। रही बात इस ऑफिस के यहाँ काम की, तो तुम्हें भी पता है कि तुम अपना सारा काम मुझसे कराते हो, और अगर मैंने तुम्हारा काम करने से मना कर दिया ना, तो तुम्हारा डिमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसका मैनेजर उसे जॉब से निकालने की धमकी देता है, तो जिया कहती है, अरे तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगे? मैं खुद ही अपना जॉब छोड़ती हूँ। ऐसा कहके वो रिज़ाइन करके वहाँ से चली जाती है। उसके मैनेजर को नहीं लगा था कि जिया एक्चुअल में रिज़ाइन करके चली जाएगी, बट वो सच में वहाँ से चली जाती है। सामान-वामान लेकर के वो अपना बाहर जाती है, तो उसे उसके मॉम का कॉल आता है। एज़ यूजुअल वो उससे पैसे की डिमांड कर रही थी और कह रही होती है पैसे देने के लिए। जिया कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने जॉब छोड़ दिया है। ऐसा करके वो फ़ोन कट करती है और उनका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। जिया ने जानबूझकर के ये जॉब छोड़ा था। वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, तो सिर्फ़ 2000 युआन था उसके पास। वो सोचती है इतना कमाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो सोचती है कि वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करेगी, किसी कंपनी में जॉब नहीं करेगी तो उसके मॉम-डैड को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी बगल वाली कंपनी में नैनी के लिए रिक्वायरमेंट चल रहा था। और देख के वो स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ इस कहानी के मेल लीड हुओ को हम लोग देखते हैं, जो कि उस कंपनी में था। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि गिनी ने अपना जॉब रिज़ाइन कर दिया। ज़िया का ऑफ़िस नाम गिनी था और गिनी ने एक्चुअल में 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में हुआ से उसका ये प्रोजेक्ट जीता था। दैट्स व्हाई हुआ की नज़र गिनी पर थी और वो पर्सनली उस टैलेंटेड गर्ल से मिलना चाहता था। वो अपने सेक्रेटरी को पता करने के लिए बोलता है, ज़िनी का घर कहाँ है? हम उससे मिलने के लिए चलेंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि ज़िया अपना सारा रिज़्यूमे वगैरह लेकर के पहुँच जाती है उस कंपनी में। ऐसे ये करने के लिए जॉब 2 महीने का था और उसकी जो रिज़्यूमे थी वो बहुत ही हाई-फाई थी। वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार वो एक नैनी का काम क्यों करना चाहती है? ज़िया कहती है क्योंकि वो प्राइवेट जॉब्स करके बहुत थक चुकी है और उसे कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए। पैसा काफ़ी अच्छा है तो उसे नैनी का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग उससे कुछ सवाल पूछने के बाद मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि काम सिर्फ़ 2 महीने का है, क्योंकि इस घर की नैनी जो है वो 2 महीने के लिए बाहर गई हुई है। जिया ओके बोल देती है और फिर उसे उस प्लेस पर लेकर के जाया जाता है। उसे पता नहीं था कि ये जिनके ग्रैंडपेरेंट हैं वो कोई और नहीं, वही हुओ के हैं। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है, लेकिन हुओ के ग्रैंडपेरेंट्स जिया के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। जिया उनसे उनकी पसंद-नापसंद, उनका डेली रूटीन सब कुछ जान लेती है, किस टाइप के खाना उन्हें खाना पसंद है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बीमारियाँ हैं, ताकि उस हिसाब से जिया अपना काम कर सके। हालाँकि उसे उन्हें जानने के बाद लगता नहीं है कि बहुत मेहनत होने वाला है। फिर वो खाना बनाने में लग जाती है। अब वो लोग बूढ़े थे, बहुत ही हाई-फाई खाना उनकी बॉडी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए वो लोकल फूड के साथ फ्रेश फूड बना कर के उन्हें ऑफ़र करती है, और जब वो लोग खाना खाते हैं तो एक्चुअल में उन्हें ये फूड बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है। वो लोग तो जिया से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं। जिया कहती है कि मेरी भी जो ग्रैंडमदर थी उन्हें इस टाइप के फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो मुझे लगा आपको लोकल फूड्स पसंद आएगा। वो लोग जिया को अपने साथ बैठ कर के खाने के लिए कहते हैं और उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं।
जिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतने अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। खाना-वाना बनाने के बाद वो दोनों बाहर लॉन में जाते हैं जहाँ पर कि पौधों की छँटाई का काम कर रहे होते हैं। जिया उनका हेल्प करने में लग जाती है। वो लोग कहते हैं तुम्हें तो सब कुछ आता है। जिया कहती है हाँ, बचपन में मैं अपने ग्रैंड-पेरेंट के साथ रही हूँ तो मुझे पता है ये सारे काम कैसे करने हैं। वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि जिया मल्टी टैलेंटेड है। जिया की लाइफ के बारे में वो लोग जानना चाह रहे थे। जिया बताती है कि उन्होंने अपना काम-वाम जानबूझ कर के छोड़ा है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमदर के पोते का कॉल आता है, यानी कि बुआ का कॉल आता है, तो वो कमरे में जाकर के वीडियो कॉल पर बात करने लगती हैं। जहाँ पर कि वो उसे बताती है कि फाइनली उन्हें 2 महीने के लिए एक नैनी मिल गई है और वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। इनफैक्ट पहले वाली नैनी से भी बेहतर वो खाना बना रही है। वो खुश था, लेकिन जितना उन्होंने ज़िया का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो को डाउट होने लगता है कि कहीं वो गिनी ही तो नहीं है जिसे कि वो ढूँढ रहा है। फिर वो सोचता है कि इतना ऑफ़िशियल जॉब छोड़ने के बाद गिनी कभी घर के नैनी का काम करेगी नहीं, इसलिए उसके दिमाग में ये आइडिया जाता ही नहीं है। ग्रैंडमदर से बात करने के बाद वो फ़ोन रख देता है। फिर वो लोग गिनी के उस फ्लैट पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि गिनी रहा करती है। हुओ का सेक्रेटरी कहता है गिनी तो लाखों कमाती थी, फिर इतने अजीब से अपार्टमेंट में वो क्यों रहती थी? अब ये सवाल हुओ के भी माइंड में चल रहा था। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी देर नॉक करने पर भी कोई गेट नहीं खोल रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसी बताती है कि ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले ही घर चेंज कर चुकी है। अब हुओ के मन में सवाल ये था कि वो घर चेंज करके गई तो गई कहाँ? उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। लेकिन ये जो घर की पड़ोसी थी उसे इस बारे में पता नहीं था। उसे और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि कहीं ग्रैंड-पेरेंट वाली लड़की गिनी ही तो नहीं है। बट ऑफ़िस से भी उसे फुर्सत नहीं थी, इसीलिए वो ग्रैंड-पेरेंट के पास देखने के लिए जा नहीं सकता था। दूसरे दिन ग्रैंडफ़ादर जो थे वो फ़िशिंग के लिए जा रहे होते हैं। जिया से वो पूछते हैं कि क्या उसे फ़िशिंग आता है? तो जिया हाँ कह देती है। तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जिया खुशी-खुशी रेडी हो जाती है। वो लोग फिशिंग करने के लिए उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि जिया मछलियों के लिए चारा बना रही थी नेचुरल चीज़ों से, अर्थवर्म वगैरह से। और कभी भी जो हुओ के ग्रैंडफ़ादर थे वो मछलियाँ पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन जिया ने जो अपना चारा बनाया था उससे वो थोड़ी ही देर में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। ग्रैंडफ़ादर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और साथ ही में जो उसके दोस्त लोग उनके साथ आए थे, जिन्होंने कि ग्रैंडफ़ादर के साथ बेट लगाया था कि वो इस बार भी मछलियाँ नहीं पकड़ पाएँगे, वो लोग ये देख कर के इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जिया की वजह से उन लोगों ने मछलियाँ पकड़ लिया। अब जिया को वो लोग उनका चारा यूज़ करने के लिए कहते हैं, तो जिया अलाउ कर देती है। आफ्टर दैट यहाँ पर वो लोग काफ़ी देर तक फिशिंग करते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग जिया को ऑफ़र कर रहे होते हैं कि जिया तुम हमारे घर चलो, हमारे घर ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, लेकिन जिया मना कर देती है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जाने से पहले उसे बहुत सारे रेड पैकेट देते हैं। जो ग्रैंडफ़ादर थे वो फूआ को बहुत सारी फ़िश के साथ फ़ोटो भेजते हैं, वो भी ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं कि एक्चुअल में जो नैनी है हमारे घर में, उसकी वज़ह से मैं ये मछलियाँ पकड़ पाया हूँ, तो वो खुश था कि चलो कम से कम एक अच्छा कंपेनियन उन्हें मिल गया है। लेकिन अब भी वो घर देखने के लिए जा नहीं पाता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पे गिनी के बारे में पता लगा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं। घर आकर के ग्रैंडफ़ादर वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि देखो आज खाने में इतनी सारी फ़िश बनी है, जैसे कि मैंने पकड़ा था। और वो काफ़ी इस बात को लेकर के एक्साइटेड थे। तो वो ग्रैंडफ़ादर को एप्रिशिएट कर रहा था। बीच में जिया कुछ ग्रैंडफ़ादर को बोलती है, लेकिन वॉइस से हुओ को डाउट और बढ़ जाता है कि कहीं वही गिनी तो नहीं है। लेकिन नेम अलग होने की वजह से वो इतना सोच नहीं पाता है। अगले दिन जब जिया किचन में खाना बना रही थी तो ग्रैंडमदर आके कहती है कि आज मैं खाना बनाऊंगी। जिया कहती है ऐसे कैसे, ये मेरा काम है, आप आराम करिए जाके। लेकिन ग्रैंडमदर जिद करती है और कहती है कि नहीं, मुझे खाना बनाने दो। जिद करने के बाद भी नहीं वो मानती है तो फिर जिया को उन्हें खाना बनाने देना पड़ता है। वो सिर्फ उसका हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना बना बना करके यहाँ लेकर के आते हैं। और इतना ही नहीं, जो ग्रैंडफादर थे वो उसके लिए केक वगैरह भी लेकर के आते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। वो लोग कहते हैं हमने तुम्हारे रिज्यूमे में देखा था कि एक्चुअल में आज तुम्हारा बर्थडे है। दैट्स व्हाई हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देख कर के जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया था। उसके पेरेंट तो उसे प्यार करते नहीं थे और एक अनजान शख्स से इतना प्यार दिखा रहा है। वो इमोशनल होकर के ग्रैंडमदर को हग करके रोने लगती है। सोच रही थी कि शायद फैमिली का प्यार ऐसे ही कहते हैं। वो लोग उसे भी बहुत प्यार जता रहे थे।
धीरे-धीरे वक़्त बीत रहा होता है और इस बात को 2 महीने भी हो जाते हैं। जहाँ पर कि अब ज़िया का ये जॉब चेंज करने का वक़्त आ जाता है। तो वहाँ पर वो लोग उसे कहते हैं कि मेरे पोते के घर पे भी मेड की रिक्वायरमेंट है। जब तक तुम्हें नया जॉब नहीं मिल जाता तुम वहाँ जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? ज़िया मना कर रही थी क्योंकि उसने वो से उसका प्रोजेक्ट छीना था और वो उसे देखते ही पहचान जाएगा, उसे ऐसा लगता था। लेकिन वो लोग इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि पैसा बहुत ही अच्छा वो देने वाला है। हमसे भी ज़्यादा था। जिया को पैसे की ज़रूरत तो थी ही और वो भी ऑफ़िस वर्क जाना नहीं चाहती थी, इसी वज़ह से मजबूरी में वो उनकी बात को मान लेती है। अगले दिन जब वो यहाँ से जा रही थी, तो ग्रैंडफ़ादर के सारे फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं। वो लोग सब जिया को गुड बाय करने के लिए आए हुए थे। जिया ने कुछ ही दिनों में सबसे बहुत अच्छी दोस्ती वाली रिलेशन बना ली थी। जिया फाइनली वहाँ से जाती है। अब वो लोग जिया को मिस करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जिया उन्हें फ़िशिंग वगैरह पकड़ने में हेल्प करती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, जॉब जॉइन करने से पहले जिया यहाँ पर अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड से पूछती है तो आगे तुमने क्या सोचा है? जिया कहती है आगे मैं भी अभी कुछ दिनों तक नैनी का ही काम करने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे हुओ के घर काम करने का ऑफर मिला है। वो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हू उसका बॉस था और इतना ही नहीं वो बहुत ही सीक्रेट लाइफ जिया करता था। आस-पास कुछ खास लड़कियाँ उसकी थी नहीं और वहाँ पर वो जिया को एज़ मेड एक्सेप्ट कर रहा है, ये बड़ी बात है। जिया भी इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ थी। अगले दिन जिया पहुँच जाती है जहाँ पर कि उसे काम करना था। हो का सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आता है। जिया हो की डेली लाइफ के बारे में उसे सब कुछ जानती है और नोट कर लेती है। घर में अंदर उसे लेकर के जाता है, वहाँ पर कैसे क्या करना है सारी बातें बताता है। सब कुछ बताने के बाद वो बोलता है कि एक्चुअल में वो थोड़ा-सा शाय इंसान है और वो बहुत जल्दी ही ब्लश करने लगता है, इसीलिए वो लड़कियों के कॉन्टैक्ट में थोड़ा कम ही आता है। हालाँकि जया इन बात को काफ़ी कैज़ुअली ले रही थी, लेकिन फिर वो देखती है कि काम यहाँ थोड़ा मुश्किल होने वाला है। सब कुछ टाइम लिमिट के साथ करना है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना है। फिर वो को बताता है उसका सेक्रेटरी जाकर के कि मैंने जिया को सब कुछ समझा दिया है, कैसे क्या करना है। अब वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ था कि ज़िया और गिनी क्या एक ही हैं? इसी वजह से वो शाम में जल्दी घर जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम लोग ज़िया को देखते हैं खाना-वाना बनाने के बाद वो फाइनली यहाँ पर अ, अपना सारा काम फिनिश करके खाना बना के हो के लिए नोट लिख कर के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो यहाँ से निकलती है, वैसे ही वो घर में एंटर करता है तो देखता है कि जिया जा चुकी है और उसने उसके लिए नोट लिखा हुआ है। वो उसे पढ़ के स्माइल कर रहा था, ड्रेस-वेस चेंज करने के बाद वो उसका बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। जब वो फूड टेस्ट करता है, उसे फूड सच में बहुत अच्छा लगता है। अब उसे पता चला कि ग्रैंडफ़ादर क्यों कह रहे थे कि उसे जिया का बनाया हुआ खाना इतना ज़्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद वो सोचता है कि सारे प्लेट्स को वो कम से कम किचन में रख देते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो एक प्लेट गिरा के नीचे तोड़ देता है। अब उसे ऐसा लगता है कि जिया को बुरा लगने लगेगा, उसने उसका काम बढ़ा दिया। इससे ज़्यादा उसे कुछ करना नहीं आता तो वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाता है। अगली मॉर्निंग जब जिया आती है तो वो देखती है टेबल पे प्लेट नहीं है, वो सोचती है प्लेट गया कहाँ? तो देखने के लिए जाती है तो किचन में तो उसने प्लेट्स गिरा के तोड़े हुए थे। वो सोचती है इस इंसान ने तो सच में उसका काम ही बढ़ा दिया, फिर वो उसे क्लीन करने लगती है। वो ऊपर कमरे से उसे देख रहा होता है आज। वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। जिया यहाँ पर हुआ को पहले से जानती थी लेकिन फेस टू फेस उससे पहली बार मिल रही थी और हुआ जिया जिया को अभी गिनी से कंपेयर नहीं कर पा रहा होता है। जिया उसे कहती है कि मैंने फ़िलहाल सुबह का सारा काम कर लिया। वो नोटिस करती है कि उसके सेक्रेटरी ने कहा था कि वो बहुत जल्दी ही ब्लश करने लगता है और हुआ के कान सच में बहुत ज़्यादा ही रेड हो गए हैं। तो वो देख कर के थोड़ा-सा स्माइल करने लगती है अपने आप में ही। फिर वो नीचे खाना खाने के लिए चले जाता है और जिया उसके कमरे को क्लीन करने लगती है। जहाँ पर के कपड़े क्लीन करते-करते उसे हुआ का अंडरवियर भी मिलता है और सोचती है कि उसे ये सब तो करना ही पड़ेगा। ड्रेस को क्लीन करके वहाँ से चली जाती है। रात में जब वो आता है तो देखता है कि जिया अब भी खाना बना कर के ऑफ़िस का काम यहाँ पर कर रही है। वो देखता है कि वो स्टॉक पर अपने पैसे लगा रही है। वो जिया से पूछने लगता है उसे स्टॉक्स के बारे में इतने नॉलेज कैसे हैं? जिया उसे नहीं बताती है कि वो पहले ही प्राइवेट कंपनी में एक्चुअल में जॉब करती थी और किस कंपनी में स्पेशली। वो कहती है कि एक्चुअल में उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए स्टॉक्स पे पैसे लगाने पड़ते हैं। तो वो भी उसे आइडिया दे रहा था कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा गलत और जिया यहाँ पर रीबर्थ लेकर के आई हुई थी। दैट्स व्हाई उसे पता था कि कौन सा स्टॉक आगे जाकर के काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है।
वो को भी वो बोल रही होती है, वो एक ऐसे स्टॉक पे पैसा लगाई थी जो कि अभी कम प्रॉफ़िटेबल है। वो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो जया उसे कहती है वो आगे चल कर के बहुत पैसे देने वाला है। साथ ही में वो उसे एक वैलिड रीज़न भी देती है। वो कन्फ्यूज़ कि एक नैनी को इतना सब कुछ कैसे पता? फिर रिया उसे फूड ऑफ़र करती है तो वो अच्छे से खाना-वाना खा लेता है। अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि ज़ियान उसके कपड़े धुले हैं और उसमें वो अंडरवियर भी है, तो उसे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगने लगता है कि वो जिया से अपने अंडरवियर कैसे वॉश करवा सकता है। बट फिर वो सोचता है कि पहले वाली नैनी भी तो ऐसा करती थी। बट दोनों में डिफ़रेंस है ना, वो एक वुमन थी और जिया एक लड़की है। जिया रात का खाना बना रही होती है और जाने से पहले वो कहती है कि उसने खाना रख दिया है, खा लेने। वो इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि क्या ये नॉर्मल है? फिर सोचता है कि छोड़ो यार, वो खुद के कपड़े खुद ही वॉश कर लिया करेगा, स्पेशली अंडरवियर। जिया के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगले दिन भी वो यही सब कुछ सोच रहा होता है और उसके सेक्रेटरी को पता नहीं था कि आखिरकार वो सोच क्या रहा है इस बारे में। फिर वो बहाने से उसके सेक्रेटरी से जिया का नंबर ले लेता है क्योंकि आज रात हुआ को जाना नहीं था या फिर लेट जाना था और उसका सेक्रेटरी जिया को बताना भूल गया, तो वो खाना बना चुकी थी तब तक। हुआ को लगता है कि कहीं जिया गुस्सा ना हो गई हो कि उससे बताया नहीं गया है, तो फिर वो सोचता है कि छोड़ो, वो घर ही चले जाता है। जिया का नंबर लेकर के उसने वीचैट पर रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन काफ़ी देर तक भी जिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अब वो सोच रहा था कि क्या जिया सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, दैट्स व्हाई उसने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉल पर बात करने के बाद जो भी फूड था, जिया उसे लेकर के अपने घर चली जाती है। अपनी फ्रेंड को बुला के कहती है आ जाओ साथ में लंच करते हैं। बॉस के घर का खाना मैं लेकर के आई हूँ, उन्हें आना नहीं था क्योंकि वहाँ का फूड काफ़ी हाई एंड होता है, फ्रेश होता है, विदाउट केमिकल होता है, तो वो काफ़ी खुश थी। अगले दिन जब वो घर वापस जाती है तो वो अपने काम में लग जाती है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जो तुमने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया? जिया कहती है तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? फिर वो चेक करती है तो उसके नेम से आया था। वो कहती है तुम्हें एक मैसेज डाल देना चाहिए था ना। मुझे लगा कि कोई फ्रॉड है, मैं स्ट्रेंजर्स को ऐड नहीं करती हूँ, तुम्हारा डीपी भी नहीं लगा हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता और अपने काम में लग जाती है। वो सोचता है बात तो सही कहा है बंदी ने, मेरा डीपी नहीं है तो भला वो कैसे ही पहचानती। फिर वो ऑफिस में अपना काम करने लगता है। जिया उसके लिए कॉफ़ी लेकर के जाती है। कॉफ़ी पी कर के बोलता है कि उसने बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई है। जिया कहती है हाँ, मैंने पर्सनली इसे ग्राउंड किया है, इसी वज़ह से वो ज़्यादा टेस्टी है। फिर वो जिया को उसके ऑफिस के कुछ काम में हेल्प करने के लिए बोलता है। जिया कहती है क्या मुझे बोनस मिलेगा इसका या फिर एक्स्ट्रा टाइम का मिलेगा, ओवरटाइम का? हुआ कहता है कि वो उसे बोनस दे देगा, तो जिया उसके ऑफिस के काम में हेल्प करने लगती है। वो इतने अच्छे से ये सारे काम को कर रही थी कि वो और कंफ्यूज हो जाता है कि एक नैनी को इतने सारे आइडियाज़ भला कैसे हो सकते हैं। बट पूछने पे भी जिया उसे कुछ खास नहीं बताती है और वो बस हुआ के काम में उसका हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर दोनों के गलती से हाथ टच हो जाते हैं और वो वापस से अचानक से ब्लश करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया का जो एक्स मैनेजर था, उसका बॉस उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने जिया को जॉब से क्यों निकाल दिया? उसी की वजह से हमारे कंपनी के इतने सारे प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहे थे और अब एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो रहा। उसे ढूँढ के लेकर के आओ, वो जहाँ भी है। पहले तो उसका मैनेजर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ कर के जिया को कॉल करता है और जिया को ऑफ़िस वापस आ जाने के लिए कहता है। जिया कहती है, "अच्छा, और जब मैं वहाँ पर थी तो तुम तो सीधे भी मुझसे बात नहीं करते थे। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे अपने टैलेंट की औकात पता चल गई है कि तुमसे नहीं होगा और तुम सिर्फ़ सिफ़ारिश पे प्रमोशन लेकर के वहाँ पर पहुँचे हो।" वो उसे सॉरी-वॉरी भी बोलता है, लेकिन जिया कहती है, "आई एम सॉरी, मैं उस कंपनी में तो वापस किसी हालत में नहीं आने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए।" ऐसा बोल कर के वो फ़ोन कट कर देती है। अब उसके मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो पर्सनली जिया के घर उससे मिलने जाने का डिसाइड करता है। इधर वो जिया का कॉल सुन लिया था। वो जिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉस का कॉल था? जिया कहती है हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि ऑफ़िस में वो लोग तुम्हें परेशान करते थे? जिया कहती है कि हाँ, ऐसा कह सकते हो। वो उसे एक्चुअल रीज़न नहीं बताती है कि उसने अपना जॉब क्यों छोड़ा था। वहाँ पर उसका मैनेजर उसे सॉरी के मैसेजेस भी कर रहा होता है, लेकिन जिया उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती क्योंकि अब तो वो वापस किसी हालत में वहाँ जाना नहीं चाह रही थी। वो जिया को अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए बोलता है, लेकिन जिया यहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो नैनी के काम में ही खुश है। दूसरी तरफ उसका मैनेजर यहाँ पर जिया के घर पहुँचता है, तो वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर अंदर से निकलता है और वो उसे बोल रहा होता है कि जिया ने घर छोड़ दिया है और उसके मैनेजर को लात मार कर के निकाल देता है। अब उसके मैनेजर को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका बॉस अब उसे बहुत ही बुरी तरीके से सुनाने वाला है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ को भी पता चल जाता है कि इस तरीके से जो उसका एक्स बॉस है गिनी का, वो उसे कंपनी में वापस बुलाना चाह रहा है, लेकिन गिनी आने के लिए रेडी नहीं है। हुओ गिनी को अपनी कंपनी में अपॉइंट करना चाहता था। इधर हम लोग देखते हैं कि उसका डाउट और बढ़ने लगता है कि जिया और गिनी दोनों सेम है, क्योंकि ऑफिस का कंडीशन में उन दोनों का मैच कर रहा था। रात में जब वो आता है तो वो जिया को बोलता है कि वॉशरूम का नल लीक कर रहा है, प्लम्बर को बुलाने के लिए। लेकिन जिया चेक करती है तो देखती है कि प्रॉब्लम छोटी-सी है, वो खुद सॉल्व कर लेगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में दोनों के बीच ऐसे कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं जिसमें कि खुद जिया भी काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है। लेकिन जैसे-तैसे करके वो सिचुएशन को सँभालती है और उसके नल को ठीक कर देती है। जिया यहाँ पर खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं-नहीं, वो बस एक बॉस है, कंट्रोल करो, वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर वो जाकर के वॉशरूम में सब कुछ क्लीन करती है, तो वो पूरा इम्प्रेस हो जाता है कि ज़िया को तो ये भी ठीक करने आता है। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो 1-2 दिनों के लिए बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा था, तो ज़िया तो बहुत ही खुश थी, उसे वेकेशन जो मिलेगा, वो भी पेड वाला। फिर यहाँ पर उसने हुआ के सारे सामान को पैक कर दिया था। वो उसे कहता है कि मुझे जब आना होगा तो मैं तुम्हें वीचर से कॉन्टैक्ट करूँगा। तो जिया इस बात से खुश हो जाती है, फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज डालती है कि आजा कहीं पार्टी करने के लिए चलते हैं, फिलहाल मैं अभी फ्री हूँ। तो उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। वो पूछ रही होती है उसके और वो के बीच में क्या चल रहा है? कुछ रोमांस हुआ या नहीं? वो कैसा है बिहेव वाइज़? जिया कहती है कि बिहेव वाइज़ तो वैसे वो बहुत ही अच्छा है और मैं हम दोनों के बीच कुछ रोमांटिक इमेजिन नहीं कर सकती। हम दोनों बहुत ही अलग हैं, हम दोनों की दुनिया अलग है। भला वो ऐसा कैसे इमेजिन कर सकती है? उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा एक्स अब तुम्हें परेशान नहीं करता ना? जिया को याद आता है कुछ टाइम पहले उसके एक्स से उसने ब्रेकअप कर लिया था। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि जिया का एक्स यहाँ पर आ जाता है। वो जिया से कहता है, आई नो कि तुमने जॉब छोड़ दिया है और तुम्हें कहीं जॉब मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना तुम मेरे घर पर स्टे कर लो, मैं तुम्हें कुछ जॉब रिकमेंड कर दूंगा। जिया कहती है, मुझे तुम्हारी एहसान की ज़रूरत नहीं है। और उसकी फ्रेंड यहाँ पर जिया के सपोर्ट में बोलती है, ऐसा है ना भाई कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और किसने कहा कि जिया काम नहीं करे? बस तुम अपडेटेड नहीं हो कि जिया काम कहाँ कर रही है, और दोबारा जिया की लाइफ में एंटर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक मैं हूँ ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में जिया को नींद नहीं आ रहा था, वो उसकी फ्रेंड की कही गई बातों को याद कर रही होती है। वो और उसके बीच के रोमांटिक रिलेशन को, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेती है कि नहीं, वो दोनों कभी एक ही नहीं हो सकते। वो उसे मैसेज करता है तो ज़िया थोड़ा रिलेशनशिप को डिस्टेंस बनाने के लिए काफ़ी फॉर्मली उसे जवाब देती है। हालाँकि वो सोचता है कि ये इतना फॉर्मल जवाब देने की क्या ही ज़रूरत है। वो दोनों के बीच एक अच्छी-खासी फ्रेंडशिप भी तो हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी। वो अपना बिज़नेस का काम करके लौट रहा होता है। उसने जिया को बता दिया था कि वो आने वाला है। तो जिया घर जाकर के खाना बना रही होती है। वो उसे देखता है तो उसे लगता है कि उसकी वज़ह से ये घर घर वाली फीलिंग दे रहा है। उसने जिया के लिए गिफ्ट लेकर के आया हुआ था जिसे जिया लेने से मना कर देती है। वो कहता है कि तुम इसे बोनस समझ सकती हो। लेकिन जिया कहती है कि अगर आपको मुझे बोनस देना है तो आप मेरा कैश दे दो, लेकिन मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही महँगा है। तो फिर वो गिफ्ट वापस ले लेता है। फिर वो लोग साथ में खाना-वाना खाने जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अब जिया को अपने साथ ही खाना खाने के लिए बोला करता था। यहाँ पर खाना खाने के बाद वो नोटिस करता है कि बाहर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है और जिया का बाहर जाना सेफ नहीं है। जिया उसे कहती है उसका घर यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है और वो आराम से अपनी स्कूटी ड्राइव करके चली जाएगी। वो कि बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं सुनती है और उस स्नोफॉल में निकल जाती है। वो को जिया की फ़िक्र हो रही थी, बट वो कहने पे भी रुकता नहीं है। बाहर जाने पर वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे गार्ड का कॉल आता है कि उसके घर की जो नैनी है वो रोड पर स्लिप करके गिर गई है। हालाँकि जिया खुद को सँभालते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, उसे ये छोटी-मोटी चोट की आदत थी, लेकिन जब वो सुनता है, तो वो सब कुछ छोड़ कर के जल्दी-जल्दी वहाँ पर पहुँचता है। ये ढक्कन को एटलीस्ट अपना बाइक या कार लेके आना चाहिए था। तो वो रोमियो बन करके उसके पीछे-पीछे दौड़ता है। ये सीन इतना फ़नी लग रहा था ना कि ट्रस्ट मी, बिना किसी सर-पैर का ये बात लग रहा था। वो जिया को फ़ॉलो कर रहा था और आगे जा कर के दोनों ही गिर जाते हैं। जिया हुओ को देखती है तो उसके मन में सवाल था कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वो उसे सँभालने के लिए जाती है। हुओ की इज़्ज़त का कबाड़ा हो जाता है। कहाँ वो जिया को बचाने के लिए आया था और उसे खुद ही चोट लग गया। जिया उसे सँभालते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर के चलती हूँ, शायद तुम्हारे टेलबोन में चोट लग गया है, वरना फिर तुम्हें उठने-बैठने में बहुत दिक्कत होगी। वो हो को जैसे-तैसे सँभालते हुए अपने स्कूटर तक लेकर के आती है और वो आराम से उसे कहती है, मुझे पकड़ के बैठ जाओ वरना फिर गिरने का दिक्कत है।
उसे अपना शॉल देती है क्योंकि काफ़ी बाहर स्नोफॉल हो रहा था और वो ऐसे ही बिना कुछ भी पहने ही आ चुका था। फिर वो ड्राइव करते हुए लेकर के जाती है और हुआ को ये ड्राइव काफ़ी रोमांटिक फ़ील करा रहा था। घर लेकर के जाने के बाद हुआ को वो बोलती है कि वो लेट जाए, वो उसकी पीठ पे दवा अप्लाई कर देती है। वो शर्टलेस होकर के लेट जाता है। खुद वो और जिया के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी, लेकिन दवा अप्लाई करना तो ज़रूरी था। उसकी पीठ में ऐसे चोट लगा हुआ था, जिया चुपचाप जाकर के दवा को अप्लाई कर रही होती है। वो के मुँह से एक अजीब-सा साउंड निकल जाता है जैसे वो दवा अप्लाई करती है और उसके मैनूट का कबाड़ा हो जाता है। सोचता है कि उसने ऐसे क्यों बोला, जिया भी यहाँ पर ऑकवर्ड थी, लेकिन वो जानती थी कि वो उससे ज़्यादा ऑकवर्ड होगा। इसलिए वो उसे परेशान नहीं करती है, वो कहती है मैंने दवा अप्लाई कर दिया है, तुम आराम कर लो। फिर वो उससे पूछती है कि उसे सोना कहाँ है क्योंकि आज रात उसे यहीं रुकना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि तुम ऊपर राइट साइड में गेस्ट रूम है, वहाँ जाकर के तुम रेस्ट कर सकती हो। तो फिर जिया अपना काम करने के लिए चली जाती है। मस्त हॉल में पहले वो मूवी वगैरह देख रही होती है, तो वो नीचे आता है तो उसे देखता है। देख के स्माइल करने लगता है। अगली मॉर्निंग जब जिया जगती है तो स्नोफॉल रुक चुका था और फिर वो हुओ के हिसाब से काम करने के लिए जाने लगता है। बेचारे हुओ के कमर में चोट लगा हुआ था, तो वो उससे पूछ रही होती है कि सब ठीक है ना? बोलता है हाँ, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पर 24/7 रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे कमर में दर्द है और मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। जिया कहती है और मेरा बोनस? तो वो कहता है हाँ बाबा, ऑब्वियसली तुम्हें बोनस तो मिलेगा ही। अगली मॉर्निंग वो और जिया ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। जिया एक प्रोजेक्ट को नोटिस करती है, इसलिए जन्म का उसको याद आता है कि आगे चल कर के ये प्रोजेक्ट हुओ को अच्छा खासा लॉस दिलाने वाला है। वो हुओ को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो भी नोटिस करता है कि हाँ ये सही कर रही है, बट वो सोचता है कि एक नैनी को इतना कुछ कैसे पता। वो उसके करीब जाता है, पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता। तो जिया उसे बताती है कि एक्चुअली मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। वो यहाँ पर कहता है जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तो फिर नैनी का काम क्यों? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। जिया उसे कहती है कि नहीं, मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करने वाली हूँ। वो कहता है ठीक है, अगर 2 साल के बाद तुम कभी भी जाना चाहो तो मेरी कंपनी में ज़रूर आना। तुम्हारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुले हुए हैं। जिया ओके बोल देती है। इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड अपनी कंपनी में थी, तभी वहाँ पर वो आने लगता है तो सबको सीरियसली काम करने के लिए बोला जाता है। वो यहाँ पर आज लंच नहीं किया था और वो जिया को जानबूझ करके अपनी कंपनी में बुलाना चाहता है ताकि वो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के बारे में और बात कर सके। इसी वजह से वो जिया को मैसेज डालता है कि वो उसका लंच लेकर के कंपनी में ही आ जाए। जिया को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो मान जाती है। वो हुओ की कार से ही कंपनी पहुँचती है। एक गार्ड उसे रोक रहा था, दूसरा गार्ड उसे जाने देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो हुओ की कार से है, इट मीन्स कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अंदर जाकर के वो हुओ के सेक्रेटरी से मिलती है और वो उसे बता देता है कि हुओ का ऑफ़िस किधर है। ऑफ़िस में सारी लड़कियाँ ये देख कर के शॉक थी कि जिया पहली लड़की है जो कि हुओ की कार से यहाँ आई है। सबको लगने लगता है कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है, सब इस बारे में गॉसिप कर रही थी। उसकी फ्रेंड ये देख कर के काफ़ी खुश भी थी और साथ ही में यहाँ पर उन्हें गॉसिप करने से मना भी कर रही होती है। जिया की फ्रेंड उसे मैसेजेस कर रही होती है। उसने अपनी फ्रेंड के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस बना कर के लेकर के आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फ्रेंड यहीं काम करती है। उसने हुआ की पसंद से सारी चीज़ें यहाँ पर बना के लेके आई हुई थी और वो उसे लंच करने के लिए ऑफ़र करती है। फिर जो एक्स्ट्रा ड्रेस था वो अपने दोस्त के लिए लेके चली जाती है। वो उसे वो ऑफ़र कर ही रही थी कि तभी हुआ का मैनेजर जिया से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम हुआ के बहुत ज़्यादा ही करीब हो, क्या उसकी तुम गर्लफ्रेंड हो? जिया उसे कहती है कि नहीं, मैं उसकी नैनी हूँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब है? जो लड़की यहाँ पर रिया को ऐसे चपरासीगिरी करने के लिए आई थी, चापलूसी करने के लिए आई थी, ये सोच कर के कि वो गर्लफ्रेंड है। जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो बस उसकी नैनी है, तो फिर वो गुस्सा करने लगती है कि इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो? जिया कहती है, ये मेरी लाइफ़ है और मेरी मर्ज़ी है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर रिया का सपोर्ट करती है कि तुम तो उस लायक भी नहीं हो कि तुम हो कि पर्सनल लाइफ में आ भी सको। चुपचाप जाकर के काम करो जो तुम्हें दिया गया है। फिर वो मैनेजर को जिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के बहाने उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है पर्सनली वो सब जानना चाहता था। और जिया उसकी बातों से समझ जाती है कि वो क्या चाह रहा है। वो के बारे में वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरी तरफ हुओ को उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि उसका मैनेजर जिया को अपने ऑफिस में मिलने के लिए लेकर के गया है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर वो कुछ खुराफाती करने के लिए लेके गया होगा। और फिर वो
ऑफ़िस में आता है और जिया को वहाँ से लेकर के अपने ऑफ़िस में चले जाता है। बस सबके सामने ऐसे जिया का हाथ पकड़ के लेके गया था तो सबको लगने लगता है वो और जिया के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सब आपस में वापस से गॉसिप करने लगते हैं। जिया यहाँ पर थोड़ी-सी एम्बैरेस हो जाती है इस वज़ह से। इधर वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ये मैनेजर पर मुझे शक है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वही गलत-गलत करवा रहा है और मुझे डर है कि वो यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था। जिया उसे कहती है हाँ, उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे तुम्हारे पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड, लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है, दैट्स व्हाई मैंने उसे नहीं बताया था। फिर वो दोनों ऑफ़िस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और जिया यहाँ पर हो के ये लूप होल वाले प्रॉब्लम के बारे में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देती है। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, वो जिया को कहने लगता है, "यार तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना ही चाहिए।" लेकिन जिया उसे समझाती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती है। वो उसे ये रीज़न नहीं बताती है कि वो अपने मॉम-डैड की वज़ह से फ़िलहाल प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करना चाह रही है। अब वो सोचता है कि जिया कोई बात नहीं, नैनी बन कर के ही उसके साथ रहे। वो जिया के लिए अब डिफरेंट फ़ील करने लगा था। सबसे बड़ा रीज़न था कि उसे जिया और गिनी में कनेक्शंस दिख रहे होते हैं। रात में जब वो लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पर जिया उसे कहती है कि एक्चुअल में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद मेरा यहाँ का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। वो जिया को रोकना चाह रहा था, लेकिन वो शायद रुकने के इरादे में नहीं थी, तो वो थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। उसने खाना भी नहीं खाया था तो जिया उसके लिए फूड बना के लेके जाती है, बट वो खाने से मना कर देता है। तो जिया उस फूड को फ्रिज में रख देती है क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर खाएगा ही खाएगा बाद में आकर के। इसके बाद जिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। हालाँकि वो एक्टिंग कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि हो आएगा ही। लेट नाइट जब हो को यहाँ पर भूख लगता है तो फिर वो फ्रिज में चले जाता है और खाना गरम करके खाने लगता है। उसे फूड काफ़ी पसंद आता है। जिया ये देख रही थी। वो सोचता है कि जिया को पता ना चले कि एक्चुअल में मैंने सच में खा लिया है, तो वो बर्तन को वॉश भी करने लगता है। लेकिन वो अच्छे से वॉश नहीं कर पाता है। हो के जाने के बाद जिया सब कुछ क्लीन अप करती है। अगले दिन हो जिया को काम कराने के लिए घर की मेड को और 6 महीने की छुट्टी दे देता है। कहता है कि आपको ये पेड लीव दिया जा रहा है। वो तो खुश हो जाती है। इधर जिया वापस से अपने स्टॉक पर काम कर रही होती है। वो उससे इसी बारे में बात करने के लिए जाता है। वो कहता है कि एक्चुअल में मेरी मेड 6 और महीने की छुट्टी ले ली है, तो तुम्हें यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जिया सोचती है कि नहीं, शायद उसे कहीं और काम पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में हो को पता चल गया कि मैं ही ज़नी हूँ, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। वो डायरेक्टली उसे नहीं बोल पा रहा था कि वो चाहता है कि जिया यहाँ पर रुक जाए, बट वो उसे कहता है कि वो उसकी सैलरी भी बढ़ा देगा और उसे उसके खाने का टेस्ट बहुत ही पसंद है। दैट्स व्हाई वो चाहता है कि जिया यहाँ पर स्टे करे। जिया देखती है अगले 6 महीने में रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तो उसे नैनी का ही काम करना है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाने नहीं वाली है। तो वो कहती है कि ठीक है, वो सोच करके बताएगी। फिर वो वहाँ से अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। उसे ये चांसेस दिख रहा था कि जिया हाँ कह देगी। जब वो शाम में घर आता है तो वो देखता है जिया की हालत ख़राब है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहा था, बट वो कहती है कि बस पीरियड के क्रैम्प्स हैं, मुझे एक पेन किलर लाके दे दो। वो जैसे-तैसे पेन किलर ढूँढता है, जिया को देता है और उसे उठा कर के ऊपर कमरे में लेकर के जाता है, ताकि जिया यहाँ पर रेस्ट कर सके। उसके लाइफ़ में इतना केयर करने वाला कोई इंसान आज तक नहीं आया था और उसे ये फ़ील नहीं पता था कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है, दैट्स व्हाई वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और जिया को कहता है उसे आज कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आराम करे। अगली सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो सुबह के 10 बज गए थे। वो जल्दी-जल्दी नीचे जाती है क्योंकि उसने हो के लिए ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया था। लेकिन जब वो नीचे जाती है तो देखती है हो उसके लिए इंटरनेट से देख कर के सूप बना रहा है ताकि जिया को आराम मिल सके। ये देख कर के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और थैंक्स के लिए हो को जाकर के हग कर लेती है और बोलती है कि आज तक कभी किसी ने मेरा इतना ख़्याल नहीं किया। वो भी ये देख के इमोशनल हो जाती है कि जिया कितनी अकेली थी, कि ना तो उसे उसकी फैमिली प्यार करती है और ना ही उसके लाइफ़ में कोई ऐसा था जो कि एक्चुअल में उसे प्यार करे। आफ्टर दैट यहाँ पर वो उसे खा कर के आराम करने के लिए ही बोलता है। लेकिन जिया को शॉपिंग पर जाना था ग्रोसरी के लिए, तो वो उसके साथ जाता है और वो यहाँ पर जिया के लिए कुछ काफ़ी सारे स्वीट्स वग़ैरह खरीदता है जो कि जिया को खा कर के अच्छा लगे। अब यहाँ पर जिया को सैनिटरी पैड्स वग़ैरह खरीदने थे तो वो बहाना करके साइड में चले जाता है। तभी जिया का एक्स यहाँ पर आकर के तमाशा करने लगता है कि मुझसे ब्रेकअप किए भी कितने ही दिन हुए कि तुम नया लड़का ढूँढ ली। जिया उससे कहती है तुम्हें उससे क्या ही मतलब है। वो अपने एक्स की वज़ह से काफ़ी एम्बैरेस होने लगती है और वो उसका इंसल्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो
ज़िया के प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है। अब ज़िया यहाँ पर उसे माफ़ी माँगने लगती है कि उसकी वज़ह से उसे ये पब्लिक प्लेस पर एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। वो ज़िया का सपोर्ट करते हुए कहता है कि नज़रें उठाओ अपनी, देखो मुझे पहले। ज़िया हिम्मत करके उसे देखती है तो वो उसे समझाता है, तुम्हारी गलती नहीं है, तमाशा वो कर रहा है, परेशान वो तुम्हें कर रहा है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया के लाइफ में वो पहला इंसान था जो कि उसे ऐसी बातें समझा रहा था, वरना आज तक हर कोई सिर्फ़ उसे ही ब्लेम करते हुए आया है, गलती तुम्हारी है। वो जिया को समझाता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें किसी से झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो और मैं हूँ ना चीज़ों को सँभालने के लिए। जिया को थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर लौटते हैं, वो हो को थैंक्स बोलती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो उसे समझाता है, तुम इतनी अच्छी हो, टैलेंटेड हो, प्रिटी हो, तुम्हें किसी से झुकने की भला क्या ही ज़रूरत है। अगले दिन जिया अपना काम कर रही थी तो उसके पेरेंट को पता चल जाता है कि जिया कहाँ काम कर रही है। वो उसकी सोसाइटी में आकर के तमाशा करने लगती है। जिया को यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था ये सब कुछ। उसके मॉम-डैड कह रहे थे कि कैसी बेटी है ये, हमें खर्चे के लिए पैसे नहीं देती, हम भूखे मर रहे हैं और ये यहाँ पर इतने अमीर लोगों के घर ऐसे काम कर रही है। अगर वो पहली वाली जिया होती तो वो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो करके उन्हें पैसे देने लगती, लेकिन इस बार वाली जिया अलग थी। वो उन्हें साफ तौर पर कह देती है कि वो उन्हें पैसे नहीं देने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। उन लोगों ने उसका पूरा खून चूस लिया है आज तक। इतना बुरा भला कोई कैसे करता है? उसके पास खुद की दवाओं के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और वो ने उसे कल समझाया था ना कि तुम्हें किसी से डरने की, किसी से झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सामने वाला इंसान जो तमाशा कर रहा है, तुम्हें उसे सबक सिखाना है। तो वो इसी वजह से अपनी मॉम लोगों से इस बारे में लड़ती है और फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर आपसे अपना रिलेशनशिप तोड़ लिया है, तो दैट्स व्हाई आप मुझसे यहाँ पर आकर के पैसे नहीं डिमांड कर सकते। जो गार्ड था वो कॉल कर देता है पुलिस वालों को और पुलिस वाले आकर के उसके मॉम डैड को पकड़ के लेकर के भी जा रहे थे। लेकिन वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, हमें पैसा नहीं चाहिए, रिश्ते तोड़ने से क्या ही फ़ायदा, तुम चलो हमारे साथ खाने। इधर वो ऑफ़िस में था, गार्ड का कॉल आता है कि इस तरीके से उसके घर की मेड को वो लोग लेकर के गए हुए हैं। तो वो सब कुछ छोड़ कर के ज़िया को सेव करने के लिए जाता है। उसके मॉम-डैड ने एक्चुअल में ज़िया का शादी करने के लिए एक लड़का ढूँढा हुआ था। ज़िया को ये बात पता नहीं था। वहाँ जाकर के वो लोग ज़िया की सेटिंग उससे भिड़ाने का कोशिश करते हैं। ज़िया साफ़ तौर से मना कर देती है कि अभी वो शादी करने के लिए रेडी नहीं है और अगर उससे शादी करना भी हुआ तो वो उनके बताए हुए लड़के से कभी नहीं करेगी। वो लोग यहाँ पर आकर के जिया को बुली करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो यहाँ से भला जाएगी ही कहाँ, कोई उसका हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी वो यहाँ पर आ जाता है और उससे उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चल गया था कि जिया और गिनी दोनों एक ही हैं। वहाँ आते ही वो जिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि वो जिया से प्यार करता है और वो जिया से शादी करने के बारे में सोच रहा है। जब जिया ने आपसे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं तो आप उसको परेशान करने का हक नहीं रखती हो, वरना एक पुलिस का कंप्लेन और आप जेल में चले जाओगे। फिर वो जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाने पर जिया हो से पूछती है कि जो उसने उस कमरे में बोला, क्या वो उसे सच में चाहता है? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसीलिए तो इतने में बहाने ढूँढ रहा था, तुम्हें अपने साथ रखने के। जिया के पास अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे परस्यू कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंशियल डिफरेंसेस अब उसे मैटर नहीं कर रहे थे। दोनों एक-दूसरे को हग करते और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे ना ये हीरो की जोड़ी वो लिटिल गर्ल यांग मेमे के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप वॉचिंग।